बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 9 चैप्टर 1। और आज हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स। ऑक्साइड्स वाला पार्ट हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स पे बात करेंगे और उसके बाद वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पे अक्रॉस पीरियड 3। पीरियड 3 में ऑक्साइड्स में जो वेरिएशन आती है उस पर हम बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड के बाद हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड्स इन ऑफ पीरियड 3। तो चले स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स। लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड से पहले आपको पहले बता दूं कि क्लोराइड क्या होते हैं। क्लोराइड्स क्या होते हैं? क्लोरीन के किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंपाउंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्लोराइड्स बोलते हैं। Binary compounds of chlorine with other elements are known as chlorides. Binary compounds of chlorine with other elements are known as chlorides. क्लोरीन के किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंपाउंड है उनको क्या बोलते हैं? क्लोराइड्स। क्लोराइड्स जो सॉल्ट्स होते हैं इनको जब वाटर में ऐड किया जाता है तो ये दो कैटेगरीज के सोल्यूशन बनाते हैं। या तो ये न्यूट्रल सोल्यूशन बनाते हैं या फिर क्या बनाते हैं? एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रल क्लोराइड्स पे। कैसे सॉल्ट्स या कैसे क्लोराइड्स सॉल्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रल क्लोराइड ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि जब वाटर में जिनको ऐड किया जाए तो क्या देंगे? ये बनाएंगे न्यूट्रल सोल्यूशन विद पीएच क्लोज टू 7। ये क्लोराइड सॉल्ट्स ऐसे होंगे न्यूट्रल क्लोराइड्स के जिनको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? ऐसे सोल्यूशन जिनकी पीएच जो है वो नियर टू 7 होगी, अप्रोक्सीमेटली 7 होगी। एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड 3, पीरियड 3 के स्टार्ट पे कौन आता है? सोडियम, फिर आगे मैग्नीशियम और फिर आगे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन वगैरह हैं। तो सबसे स्टार्ट में कौन आता है? सोडियम और मैग्नीशियम। और सोडियम और मैग्नीशियम जो हैं, Na और Mg जो हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। इनके जो कैटायंस हैं, इनके जो सोडियम मेटल और मैग्नीशियम मेटल की बात नहीं हो रही, इनके जो आयंस हैं सोडियम के और पोटेशियम मैग्नीशियम के, यानी Na पॉजिटिव और Mg पॉजिटिव, ये जो है ये रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। क्यों? क्योंकि इनके जो क्लोराइड्स होंगे, सोडियम क्लोराइड होगा तो वहां पे क्या होगा? NaCl। अब Cl पे तो नेगेटिव चार्ज है, Na पे क्या होगा? Na पॉजिटिव। तो इसका मतलब Na पॉजिटिव रिएक्ट नहीं करेगा। इसी तरह MgCl2 में क्या होगा कि क्लोराइड पे तो नेगेटिव चार्ज होगा, मैग्नीशियम पे क्या होगा? +2। तो मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करेगा। तो ग्रुप 3 के क्लोराइड्स में, सोडियम क्लोराइड में और मैग्नीशियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। जो सोल्यूशन बनेंगे जब हम डिसॉल्व करेंगे NaCl को और MgCl2 को, तो सोल्यूशन क्या कंटेन करेगा? पॉजिटिव मेटल आयन। यानी अगर सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व करेंगे तो Na पॉजिटिव आयंस होंगे सोल्यूशन में। मैग्नीशियम क्लोराइड डिसॉल्व करेंगे तो क्या होंगे? Mg2 पॉजिटिव आयंस। और साथ में क्या मौजूद होंगे? नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस व्हिच आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्या होगी? हाइड्रेशन प्रोसेस होगा। अच्छा, होता यह है कि किसी आयन को जब सॉल्वेंट सराउंड कर लेता है तो इसको जनरली बोलते हैं सॉल्वेशन। ठीक है, लेकिन चूंकि सॉल्वेंट यहाँ पे कौन है? वाटर है, लिहाजा यहाँ पे इसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे? दीज आयंस आर नोन एज हाइड्रेटेड आयंस एंड द प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन। तो चूंकि सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होता है? वाटर होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो Na पॉजिटिव और मैग्नीशियम पॉजिटिव आयंस को सराउंड कर रहे होते हैं या क्लोराइड्स को सराउंड कर रहे होते हैं। लिहाजा इन आयंस को बोलते हैं हाइड्रेटेड आयंस और इस प्रोसेस को कहेंगे हाइड्रेशन। और वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट हो, चूंकि फिलहाल हमने बाकी सॉल्वेंट्स के हवाले से नहीं बात करनी, तो बाकी कोई और सॉल्वेंट हो तो वो जो स्फीयर बनाएगा आयन के इर्द-गिर्द उसको बोलेंगे सॉल्वेशन स्फीयर। और प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा? सॉल्वोलाइसिस। अच्छा, तो चूंकि हम बात कर रहे हैं फिलहाल हाइड्रेशन पे, तो NaCl को वाटर में ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? Na पॉजिटिव एक्वस आयंस और Cl नेगेटिव एक्वस आयंस। और इसी तरह से MgCl2 को डिसॉल्व करते हैं तो क्या मिलते हैं? Mg2 पॉजिटिव एक्वस आयंस और क्लोराइड आयंस। और इन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो क्लोराइड्स हैं ये जनरली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। अब सवाल ये है
कि बच्चे के माइंड में ये सवाल आ सकता है कि ग्रुप वन और ग्रुप टू के क्लोराइड्स जो है वो न्यूट्रल क्यों होते हैं। ये तो बता दिया कि ये रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अब बच्चा ये भी तो पूछ सकता है कि Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव जो है वो वाटर से रिएक्ट क्यों नहीं करते। देखिए, एक तो वजह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बुनियाद पर मैं आपको समझाता हूँ। जब Na से Na पॉजिटिव बनता है तो 8 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन Na पॉजिटिव अटेन कर लेता है, ठीक है। ये Mg2 पॉजिटिव बनता है तो वो भी अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या कर लेता है, अटेन कर लेता है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है, अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट, जो वीक कंजुगेट एसिड होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब Na पॉजिटिव और Mg पॉजिटिव जो हैं ये कैसे होते हैं, ये वीक कंजुगेट एसिड होते हैं, लिहाजा ये वाटर को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। तो और इसी तरह ना सिर्फ Na पॉजिटिव आयंस और Mg2 पॉजिटिव आयंस नहीं कर सकते बल्कि क्लोराइड्स भी नहीं कर सकते। लिहाजा यही वजह है कि इन सॉल्ट्स का जो सोल्यूशन है NaCl का या MgCl2 का, वो कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है। देखें, सोल्यूशन के न्यूट्रल ना रहने का ऑप्शन क्या हो सकता है, सोल्यूशन न्यूट्रल की सूरत में नहीं हो सकता कि जो आयंस बन रहे हैं इनमें से कोई आयन वाटर के साथ क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए, तो सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी को खत्म कर दे। लेकिन यहाँ पे ना तो पॉजिटिव आयंस और ना ही क्लोराइड आयन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं या वाटर को हाइड्रोलाइज करते हैं। लिहाजा क्योंकि दोनों टाइप के आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों आयंस जो है वाटर को हाइड्रोलाइज नहीं करते, यही वजह है कि ये सोल्यूशन कैसे रहता है, न्यूट्रल रहता है। जी, तो न्यूट्रल क्लोराइड्स के बाद एसिडिक क्लोराइड्स। एसिडिक क्लोराइड्स कैसे होंगे, ये वो क्लोराइड्स होंगे जो वाटर से रिएक्ट करके सोल्यूशन को कैसे कर देते होंगे, एसिडिक कर देते होंगे। और जाहिर है एसिडिक सोल्यूशन की पीएच लेस देन 7 होती है। तो एल्यूमिनियम से ऑनवर्ड, एल्यूमिनियम से लेके सल्फर तक सारे क्लोराइड जो है ये क्या करते हैं, ये वाटर से रिएक्ट करेंगे और वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एसिडिक सोल्यूशन विद पीएच लेस देन 7। और चूंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं इनके आयंस, लिहाजा जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोलाइसिस। फॉर एग्जांपल, जब एल्यूमिनियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करेंगे तो एल्यूमिनियम आयंस जो है ये वाटर को क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रेटेड हो जाएंगे और कॉजेज वाटर मॉलिक्यूल टू लूज प्रोटॉन। ये वाटर से क्या कर लेंगे, प्रोटॉन लेंगे, और प्रोटॉन जब लॉस होगा यहाँ से, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि एच आयंस और क्लोराइड आयंस मिलकर क्या बना देंगे, HCl, और एल्यूमिनियम जो है वो OH से कंबाइन करके क्या बना देंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए AlCl3 प्लस 3 वाटर क्या बनेगा, 3HCl प्लस AlOH होल 3। अब यहाँ पे ये देखिए कि HCl तो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये बहुत वीक बेस है, ओवरऑल सोल्यूशन जो है वो कैसा होगा, वो एसिडिक होगा। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स जो एसिडिक सोल्यूशन की हैं, जैसे SiCl4 है, ये वाटर को जब हाइड्रोलाइज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे SiO2 बनेगा, सिलिकॉन जो है वो यहाँ ऑक्सीजन से कंबाइन करके SiO2 बनाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है ये क्लोराइड के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। ये क्लोराइड्स जो हैं वो, ये हाइड्रोजन जो है ये क्लोराइड से कंबाइन करके क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। इसी तरह PCl3 है, यहाँ पे वाटर के बीच में जो रिएक्शन होगा, दोनों कोवलेंट कंपाउंड है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H3PO3 प्लस 3HCl। अब यहाँ पे SiO2 तो चूंकि वाटर सॉल्युबल नहीं होता, ये सॉलिड होता है, जबकि HCl जो है इसका एक्वस सोल्यूशन होगा, तो सोल्यूशन जो है वो ओवरऑल कैसा होगा, एसिडिक होगा। अब यहाँ पे PCl3 के साथ वाटर का जो रिएक्शन है, PCl3 के साथ वाटर कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, H3PO3 फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, और साथ में क्या बनाएगा, HCl। अब यहाँ पे दोनों एसिड बनते हैं, ये वीक होता है, ये क्या होता है, ये स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, ओवरऑल एसिडिक होगा। सो ये ऐसे सॉल्ट्स होंगे जो कि सोल्यूशन में को क्या कर देते होंगे, एसिडिक कर देते होंगे, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन है वो वाटर से प्रोटॉन निकाल लेता है, और जब वो प्रोटॉन निकालता है तो वो प्रोटॉन जो है वो क्या करता है, वो क्लोराइड आयंस के साथ, जो सॉल्ट के साथ क्लोराइड था उसके साथ कंबाइन करेगा, वो प्रोटॉन क्लोराइड से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, HCl। इसका मतलब है कि सारी एग्जांपल्स में जो है वो HCl कॉमन है, यहाँ पे भी HCl बन रहा है, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है। कैटायन है वो OH से कंबाइन करके क्या बना देगा, या बहुत वीक बेस या वीक एसिड बना देगा, जैसे कि एल्यूमिनियम के केस में वो बना रहा है वीक बेस,
ठीक है। ऑल दो ये कंपाउंड जो है AlOH3 जो है ये इसकी सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ नहीं होती बल्कि ये एम्फोटेरिक नेचर भी होती है इसकी। और यहाँ पे क्या बनता है H3PO3। अब H3PO3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ये कैसा होता है, फॉस्फोरस OH OH OH, ठीक है। तो यहाँ पे फास्फोरस के साथ क्या आ जाते हैं, 3 OH आ जाते हैं। तो ये जो फार्मूला इसका बनता है वो क्या बनता है, H3PO3, और ये कैसा है, ये वीक एसिड है फास्फोरस। लेकिन यहाँ इन तीनों केसेस में हम देख लें कि कॉमन क्या है, HCl यहाँ पे भी बनना, यहाँ पे भी HCl का बनना और यहाँ पे भी HCl बनना, जिसकी वजह से सोल्यूशन जो है वो क्या होता है, ओवरऑल एसिडिक होता है। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स, जिसमें हमने क्लोराइड्स को न्यूट्रल और एसिडिक क्लोराइड में क्या किया है, क्लासिफाई किया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स के बाद हम बात करेंगे वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3। कि पीरियड 3 के ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स में एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से चेंज होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से चेंज होती है। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द फॉर्मल चार्ज और अपेरेंट चार्ज, यानी जो चार्ज उस पर अपीयर हो रहा होता है या शो हो रहा होता है ऑन दैट एटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन, कि किसी भी आयन या मॉलिक्यूल में या न्यूट्रल कंपाउंड में किसी एटम के ऊपर जो अपेरेंट चार्ज होता है वो क्या होता है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इज द अपेरेंट चार्ज और फॉर्मल चार्ज ऑन दैट एटम इन ए मॉलिक्यूल और आयन और अ न्यूट्रल कंपाउंड, कि किसी न्यूट्रल कंपाउंड या आयन या मॉलिक्यूल में उस एटम के ऊपर या किसी स्पेसिफिक एटम के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है, जो अपेरेंट चार्ज है, वो क्या है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। वो किसी जगह हम ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म यूज कर लेते हैं, किसी जगह ऑक्सीडेशन नंबर की कोई फर्क नहीं है, इन दोनों टर्म्स में दोनों एक ही टर्म्स हैं। तो अब बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की। आयोनिक कंपाउंड्स में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है एज द चार्ज ऑन एटम दैट इट कैरीज इन ए कंपाउंड, के किस चार्ज के बराबर जो वो चार्ज कैरी कर रहा होता है किसी आयोनिक कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल NaCl है, तो NaCl में Na पे +1 होता है, Cl पे -1 होता है, तो Na की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या होती है, Na की क्या होती है, यहाँ पर Na की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1, और Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, जैसे MgO है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है और ऑक्सीजन की क्या होती है, -2। आयनिक कंपाउंड में तो ये क्लियर है कि किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जितना वो चार्ज कैरी कर रहा होगा आयोनिक कंपाउंड के अंदर। कहाँ पर, आयोनिक कंपाउंड के अंदर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट of period 3 in oxides and chlorides corresponds to the number of electrons that are being used for bonding। अब यहाँ पर इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पीरियड 3 में ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर किस बात को जाहिर करती है, ये किस बात को बताती है। तो बुनियादी तौर पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियड 3 ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स corresponds to the number of electron that are used for bonding, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताएगी कि इस एलिमेंट के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ +1 है तो एक यूज हो रहा होगा, किसी का 2 है तो 2 यूज हो रहे होंगे, किसी का 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे होंगे। सो ये किस चीज को बताती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर बॉन्डिंग पर्पस। और ये ऑक्सीडेशन नंबर सारे एलिमेंट्स का क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी सोडियम से लेके सल्फर तक सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ऑक्साइड्स में भी और क्लोराइड्स में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, ये इन सारे एलिमेंट्स के पीरियड 3 के सारे एलिमेंट्स से क्या हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या, ऑक्सीजन और क्लोरीन पीरियड 3 के सारे एलिमेंट से क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट पीरियड 3 का आएगा, चाहे ऑक्सीजन के साथ आए या चाहे क्लोरीन के साथ आए, तो नेगेटिव चार्ज कौन कैरी करेगा, ऑक्सीजन या क्लोरीन, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, तीसरे ग्रुप पीरियड के एलिमेंट का होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर
मैचिंग द ग्रुप नंबर, अगर इन केस यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर पर बात करते हुए हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर वही आ रहा है जैसा कि ग्रुप नंबर है, तो इसका क्या मतलब होगा, ये चीज इस चीज को भी, ये बात इस चीज को भी रिफ्लेक्ट कर रही होगी, या ये भी बता रही होगी कि इस एलिमेंट के वैलेंस टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 4 शो होता है तो उसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन है, किसी का +5 शो होता है उसके वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है। In oxides, the oxidation number increases from +1 in sodium to +6 in sulfur. ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड्स के केस में सोडियम से लेकर सल्फर तक +1 से इंक्रीज होके कितना होता है, +6 तक इंक्रीज होता है। और इसी तरह से क्लोराइड्स की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 से इंक्रीज होके +5 तक जाता है, कहाँ पे, फॉस्फोरस में। +1 होता है सोडियम में और +5 कहाँ पे होता है, मैक्सिमम फॉस्फोरस में होता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और भी है कि फॉस्फोरस और सल्फर क्या शो करते हैं, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, या एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। अब इसकी क्या रीज़न है, इसकी वजह ये है कि ये जो दोनों एलिमेंट हैं ये अपना ऑक्टेट वायलेट कर सकते हैं, और वो अपना ऑक्टेट कैसे वायलेट करते हैं, बाई एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू वेकेंट फ्री ऑर्बिटल्स। फॉस्फोरस और सल्फर जो हैं ये अपना ऑक्टेट क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं बाई एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू देयर वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स। अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स एक्साइट करके ये अपना ऑक्टेट क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, और उस केस में फिर ऑक्टेट ओबे नहीं होगा, ऑक्टेट क्या होगा, वायलेट होगा। लेकिन ये है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करेंगे किधर, एक्साइट करवा के 3D में। इस सूरत में उनके जो सराउंडिंग है उसमें 8 के बजाय 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो आएंगे। अच्छा, अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ, वो कैसे कि SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं सल्फर के, जबकि SO3 में जो है वो क्या है, +6 है, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद में आपके सामने एक छोटा सा टेबल है इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएशन का, वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या हो रहा है। जी, तो जैसे देख सकते हैं कि सोडियम से ऑक्साइड में सोडियम +1 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम +2 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम +3 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 में सिलिकॉन +4 है। फास्फोरस के दो ऑक्साइड्स हैं, एक है P2O3 और एक है P2O5। तो P2O3 में फास्फोरस +3 है, जबकि P2O5 में +5 है। इसी तरह से सल्फर SO2 में +4 है और SO3 में जो है वो क्या है, +6 है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सोडियम से लेकर सल्फर तक +1 से +6 तक चेंज हो रही है। इसी तरह से क्लोराइड्स में देखें तो NaCl में Na+1 है, MgCl2 में Mg+2 है, AlCl3 में एल्यूमिनियम +3 है, SiCl4 में सिलिकॉन +4 है, और फास्फोरस में जो है वो PCl5 में फास्फोरस +3 है, PCl3 में +3 होता है, जबकि SCl2 में जो है +2 होता है। अब देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है वो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी है, +5 है, और मिनिमम जो है वो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वेरिएशन सेम है जैसे कि हम पहले देख चुके हैं।